हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च अगेन। आज का हमारा पहला टॉपिक है इंडियन रुपी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर करेंसी है, उस करेंसी की वैल्यू नीचे चली जाना। फॉर एग्जांपल इंडियन रुपी है, मान लो कि अभी इंडियन रुपी आपका $1 के कंपैरिजन में 70 रुपी का है, लेकिन आगे चल के यही 70 ना होकर 85 हो जा रहा है। तो फिर क्या हो रहा है कि इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो डाउन हो रही है, तो इसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और हाल ही में ये देखने को मिला है कि काफ़ी ज़्यादा इंडियन रुपी का डेप्रिसिएशन हुआ है, और दैट इज़ नियर अबाउट 80 रुपीज़ इज इक्वल्स टू $1। सो अभी क्या किया गया है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है, या एनआरआई जो डिपॉजिट्स इंडिया में भेजते हैं, पैसा जमा करवाते हैं, तो इन सब के जो नॉर्म्स हैं उनको रिलैक्स किया है। उनमें काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है, आसानी की गई है कि आप आराम से डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है तो उसमें भी काफ़ी रिलैक्सेशन दिया गया है, क्योंकि जब हमारे यहाँ बाहर से पैसा आएगा तो वो डॉलर के या अदर करेंसी के फॉर्म में आएगा, तो हमारा जो फॉरेक्स मतलब जो फॉरेन करेंसी का रिज़र्व होता है वो बढ़ेगा। और जब फॉरेन करेंसी का रिज़र्व बढ़ेगा तो फिर क्या हमारा रुपया मजबूत होता है, क्योंकि हम उसी से कंपेयर करते हैं कि हमारे पास जो असेट है, जो हमारी फॉरेक्स होती है, आरबीआई उसको असेट की तरह लेती है, और उसी असेट के कंपैरिजन में रुपए का मूल्य होता है। तो इसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो हम देख लेते हैं। तो एमिड इंटेंस इन्फ्लेशन ऑन अकाउंट ऑफ हाई फूड एंड फ्यूल प्राइस, अभी इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल रहा है कि फ्यूल के प्राइस कितने ज़्यादा जा रहे हैं, पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है इससे। फूड के प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं, कभी प्याज बहुत महंगा हो जाता है, आटा तेल अब तो भाई बहुत महंगे हो गए हैं। तो ये क्या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा देखने को, इंटेंस इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे कि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है। तो रिस्क ऑफ रिसेशन इन यूएसए एंड रिकॉर्ड पोर्टफोलियो आउटफ्लोज। सो द आईएनआर इज़ फेसिंग इट्स वर्स्ट प्लंज इन लास्ट 4 ईयर्स, यानी कि लास्ट 4 ईयर्स में अगर देखा जाए तो अभी इस टाइम पे आईएनआर जो है, यानी कि इंडियन रुपी का जो डेप्रिसिएशन है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये केवल इंडिया में ही नहीं है, यूएसए में भी है। यूएसए में भी आपको रिसेशन देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर भी रिसेशन की प्रॉब्लम आ रही है। और इंडिया से क्या है कि जो भी एफपीआई वाले आते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में, तो वो भी निकाल के बाहर ले जा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो हिस्टोरिक लो अभी इंडिया की करेंसी को देखा गया है, दैट इज़ 80 रुपीज़ पर डॉलर। 7% डेप्रिसिएशन है 2022 में, ये अभी तक देखा गया है। और इसके पीछे बताया जा रहा है कि इट इज़ लोअर देन ओवर 20% फॉल ड्यूरिंग रिसेशन ऑफ 2008। 2008 में क्या हुआ था कि लगभग 20% डेप्रिसिएशन हुआ था, और टेम्पर टेंट्रम 2013 में जो हुआ था उस टाइम पे 11% का डेप्रिसिएशन हुआ था। हालांकि उससे तो कम ही है 7%, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। उस टाइम पे परसेंटेज भी तो उसी हिसाब से निकाला जाता है ना, उस टाइम पे करेंसी का रेट क्या था। अगर करेंसी का रेट कम है तो परसेंटेज भी क्या, परसेंटेज से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लो 20 का आप 10% निकालोगे तो 2 ही आएगा, लेकिन वहीं अगर आप 80 का 10% निकाल रहे हो तो वो 8 आ रहा है। तो ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। सो इन फैक्ट द अदर करेंसीज इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग करेंसी जैसे ब्रिटेन का पाउंड है, वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया। पाउंड जो है डॉलर से हमेशा ऊपर रहता है, लेकिन इस टाइम पे देखा गया कि वो डॉलर के बराबर ही आ गया है। तो ये ऐसा नहीं कि इंडिया ही में चल रहा है, ये डेप्रिसिएशन पूरे ग्लोब पे देखने को मिल रहा है। तो अब ये होता क्या है कि एक्सचेंज रेट जो होता है, ये होता क्या है। एक्सचेंज रेट का मतलब सीधा सा इतना होता है कि प्राइस ऑफ वन करेंसी इन द टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, कि एक पर्टिकुलर करेंसी की प्राइस क्या है किसी और करेंसी की कंपैरिजन में, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट है वो 2 तरीके का हो सकता है, एक तो आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो सकता है, या फिर आपका फ्लोटिंग हो सकता है। फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है कि भाई हमने फिक्स, सेंट्रल बैंक बोलेगी हमने इतना फिक्स कर दिया है, मतलब इतना ही एक्सचेंज रेट रहेगा। तो अब ये तो व्यवस्था दुनिया में कहीं भी नहीं है, लगभग एक आध देश होंगे तो होंगे, वैसे अब तो मुश्किल ही है ये चीज़ कहीं अडॉप्ट की जाए। फ्लोटिंग वाला होता है कि मार्केट डिसाइड करेगा, मार्केट की कंडीशन क्या है। मार्केट अगर अच्छा चल रहा है तो करेंसी मजबूत होती है, मार्केट में अगर रिसेशन चल रहा है, समस्याएं चल रही हैं, तो करेंसी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। तो मार्केट डिसाइड करता है इसमें कि
कैसी कंडीशन होगी। मार्केट मतलब जो देखो, मार्केट अगर हमारा अच्छा चल रहा है तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे पास फॉरेक्स होगा, और जितना ज़्यादा फॉरेक्स होगा उतनी ज़्यादा हमारी करेंसी मजबूत होती है। सिंपल सी बात है, इसमें क्या समझने वाली बात है। उसके बाद क्या बता रखा है आगे आपको कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमिन्ड बाय द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और फॉरेक्स, जो अभी हमने देखा है। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, वो देख लेते हैं हम क्या दे रखा है। यहाँ पर आपको कुछ फैक्टर्स बता रखे हैं कि जो एक्सचेंज रेट होता है उसको क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि वहाँ पर इंटरेस्ट का रेट क्या है। तो हाई इंटरेस्ट कैन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। अगर भाई सीधी सी बात है, अगर हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट अच्छा होगा तो बाहर से कोई भी इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे आके, कोई भी चाहेगा कि यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करे, तो जिससे उसको अच्छा इंटरेस्ट मिले। दूसरा क्या होता है कि इन्फ्लेशन रेट, तो अगर हाई इन्फ्लेशन रेट होगा तो क्या रिड्यूसेस फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्ट। अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, हमारी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा नहीं रह रही है, तो बाहर का आदमी यहाँ पे आके क्यों इन्वेस्ट करेगा, है ना। दूसरा कारण ये भी है। तीसरा बता रखा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में है तो एक्सचेंज रेट हमारा अच्छा होगा, क्योंकि बाहर की जो पैसा है फॉरेक्स है वो हमारे पास आएगा। अगर यहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है तो कौन सी कंपनी आएगी ऐसे देश में। अभी किसी से बोल दो कि अफगानिस्तान में जाके या श्रीलंका में जाके इन्वेस्ट कर दे, कोई नहीं करेगा भाई। क्यों करेगा जाके? क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता नहीं है, और जहाँ पर राजनीतिक स्थिरता नहीं है तो भाई कौन पैसा अपना लगाएगा जाके। उसके बाद है गवर्नमेंट डेट। गवर्नमेंट डेट एज हाई डेट लेट्स टू फिजल कंसोलिडेशन। अरे डेट ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर उसके लिए हमें इंटरेस्ट ही पे करना होगा, वो भी फॉरेक्स में से ही तो पे करना पड़ता है, तो वो भी एक समस्या देखने को मिलती है। इसके बाद है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। भाई ये तो सब कुछ दिखाता है। भाई एक्सपोर्ट अगर हमारा ज़्यादा होगा तो हमारे पास फॉरेक्स ज़्यादा होगा, रुपया मजबूत होगा। अगर इसके अपोजिट है, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर उससे बुरी स्थिति होगी हमारी। स्पेकुलेशन की अगर बात की जाए तो इन्वेस्टर्स प्रोजेक्ट सन्स फॉर फ्यूचर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, यानी कि कुछ स्पेकुलेशन भी लगाए जाते हैं कि भाई कंडीशन कैसी चल रही है। यहाँ पर IMF ने बता दिया कि इंडिया में इतने % ग्रोथ रेट रहनी है, वर्ल्ड बैंक ने बता दिया इतने % ग्रोथ रेट रहनी है। तो उससे क्या है कि अगर वो पॉजिटिव बता रहे हैं तो इन्वेस्टर सोचते हैं भाई आगे अच्छी कंडीशन रहेगी, हमें अभी इन्वेस्ट कर देना चाहिए और आगे हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये स्पेकुलेशन भी बहुत कुछ डिसाइड करते हैं कि कैसी वहाँ पे कंडीशन होगी। उसके बाद इकोनॉमिक आउटलुक जो अभी हमने डिस्कस किया वही सब है कि वहाँ पर दैट एज इवेंट्स लाइक रिसेशन रिड्यूसेस फॉरेन, मतलब कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ की क्या है। रिसेशन है तो कौन आएगा यहाँ पे, जब मंदी चल रही है हमारे देश में तो बाहर से कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, और अच्छी स्थिति चल रही है तो सारे करेंगे। एंड आफ्टर दैट स्पेशल कंसिडरेशन सच एज हाई स्टेबिलिटी विच इंक्रीजेज डिमांड एज सेफ हैवन, है ना। तो ये सब हमने पूरा इसमें आगे बता रखा है कि इंडिया में जो रिजीम था, एक्सचेंज रेट का रिजीम था, वो स्टार्टिंग में कैसा था, स्टार्टिंग में फिक्स्ड था, जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था उसी के अकॉर्डिंग था। बट बाद में क्या हुआ, जब आपको पता होगा कि 1990s में हमारे यहाँ LPG रिफॉर्म्स आते हैं, लिबरलाइजेशन होता है, तो उसके बाद ये जो है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कर दिया गया 1993 में। क्योंकि अब भाई उसमें सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि जब RBI सब कुछ डिसाइड कर रही है तो भाई ये तो एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट क्लोज ही रहेगा पूरा। कौन इन्वेस्ट करेगा जब RBI ही सब कुछ डिसाइड कर रही है, मार्केट कुछ डिसाइड नहीं कर रहा है, तो लोग इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे और हमारे देश की स्थिति फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी। सो रीजन्स फॉर रिसेंट फॉल ऑफ INR, यानी कि रुपए का जो डिवेल्यूएशन हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, डिवेल्यूएशन इज समथिंग डिफरेंट, सॉरी, डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है वो हम देख लेते हैं। राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड ऑफ अदर कमोडिटीज़। भाई अभी यूक्रेन रसिया का वॉर चल रहा है, इसके अलावा मतलब जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं, अफगानिस्तान में देख लो, कहीं पे भी देख लो, तो वहाँ पर क्या है कि जो हमारी सप्लाई चेन होती है वो उसमें ब्लॉकेज आ रहा है, वो बाधित हो रही है। जब वो सप्लाई चेन बाधित होगी तो फिर जो प्राइसेस हैं ये हाइक कर जाते हैं क्रूड ऑयल के, और हम तो भाई 85% इम्पोर्ट पर ही डिपेंडेंट हैं, तो हमारी कंडीशन तो ख़राब होनी ही होनी है। तो एक ही रीज़न है। दूसरा है ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, यानी कि ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी में टाइटनिंग हो रही है। जैसे यूएसए में क्या है, भी रिसेशन देखने को मिला, तो उसने क्या किया है, उसकी करेंसी नीचे जा रही है, तो वहाँ की जो फेडरल बैंक है, यानी कि सेंट्रल बैंक वहाँ की है, उसने अपनी करेंसी को टाइट कर लिया। मतलब इस तरीके के रिफॉर्म्स लाए कि जिससे डॉलर की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है। जब डॉलर की कंडीशन इम्प्रूव हुई है तो उसके कंपैरिजन में इंडियन रुपी तो एक्सचेंज रेट तो भाई सीधी सी बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी कि इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो नीचे जाएगी ही जाएगी। तो एक ये कारण रहा। इसके अलावा थर्ड है सस्टेन्ड कैपिटल आउटफ्लोज। इंडिया में जो FPI आता है, लोग यहाँ से ले के भाग रहे हैं बाहर की तरफ, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे फ़ायदा नहीं है या भविष्य में या फ्यूचर में फ़ायदा नहीं होगा, तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है।
उसके बाद डोमेस्टिक फैक्टर्स भी कुछ हैं, जैसे कि हाई इन्फ्लेशन है हमारे यहाँ। दूसरा वाइडनिंग करेंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। जब ट्रेड ही अच्छा नहीं होगा तो करेंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन, यानी कि जो रुपी का डेप्रिसिएशन हो रहा है इसका हमारी इंडियन इकोनॉमी पर और हमारी कंट्री पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पूरा अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है। तो अब भाई जब डेप्रिसिएशन होता है तो ये तो बात सही है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा, क्योंकि भाई अगर आप एक्सपोर्ट कर लो, पहले आपको $1 का एक्सपोर्ट करते थे 70 रुपये मिलते थे, बट आपको अब 80 रुपये मिल रहे हैं, तो एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा। बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। पहली प्रॉब्लम क्या होती है, वाइडनिंग ऑफ करेंट अकाउंट डेफिसिट। जब देखो एक्सपोर्ट तो हो रहा है, बट उसके कंपैरिजन में हमारा इंपोर्ट भी तो बढ़ रहा है ना, इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हम नेट इंपोर्टर हैं, नेट एक्सपोर्टर नहीं है। अगर हम नेट एक्सपोर्टर होते तो हमें फ़ायदा होता है इस मामले में, लेकिन हम नेट इंपोर्टर हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, हमें ज़्यादा करेंसी देनी पड़ेगी अपनी उनको। दूसरा है इंक्रीज्ड इंपोर्ट बिल। अब भाई रॉ मटेरियल लेना है, क्रूड ऑयल लेना है, कुछ भी लेना है, अगर आपको एडिबल ऑयल मंगाना है, कोल मंगाना है, कुछ भी मंगाना है बाहर से, तो सारे में आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। जब आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा तो हायर इन्फ्लेशन तो ऑब्वियस सी बात है कि हो गई होगा। इसके बाद है डिक्लाइन इन इम्पोर्ट कवर। चलो पहले हम समझ लेते हैं इम्पोर्ट कवर होता क्या। इम्पोर्ट कवर का मतलब होता है कि आज मान लो आपके पास बिल्कुल रुपया नहीं बचता है, मतलब आपके पास नॉर्मली नहीं बचता, बट आपका फॉरेक्स रखा हुआ है, तो उस फॉरेक्स से आप कितना इम्पोर्ट कर सकते हैं, कितने दिन का आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, वो जो होता है ना, वो इम्पोर्ट कवर होता है। तो अभी पहले क्या था, ये आप 15 महीने तक कर सकते थे कि 15 महीने तक अगर आपके पास कहीं बाहर से पैसा नहीं आता है और इतना फॉरेक्स है आपके पास कि आप कर सकते थे। बट अब क्या है, अब 10 महीने रह गया है, तो वो भी नीचे गया है काफ़ी ज़्यादा। एंड आफ्टर दैट कॉन्टीन्यूसली स्लाइडिंग एक्सचेंज रेट एनकरेजेस फॉरेन इन्वेस्टर्स, यानी कि एक्सचेंज रेट जब स्लाइड करेगा, नीचे जाएगा, तो फॉरेन इन्वेस्टर भी हिचकिचाते हैं कि भाई हम वहाँ पे बहुत मेहनत करेंगे, हम कम 80,000 कमाए, लेकिन अब जब हम लेके आएंगे तो अब $1 से आप कंपेयर कर लो, 80 से डिवाइड कर लो, उसमें 80,000 कमाए बेचारे ने और 1,000 रुपये लेके जा रहा है, यहाँ पे $1,000 लेके जा रहा है, तो भाई कोई भी हो हिचकिचाएगा, सीधी सी बात है। अब गवर्नमेंट एंड RBI मेजर्स टू अरेस्ट रुपी स्लाइड। भाई क्या ऐसे मेजर्स लिए गए हैं, तो क्या करने की ज़रूरत है, तो भाई सीधी सी बात है कि इम्पोर्ट को कम किया जाए, हाँ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसको बूस्ट किया जाए कि भाई ज़्यादा इतना पैसा खर्च करो जिससे हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ें और हमारा जो रुपया है वो मजबूत हो, एक्सपोर्ट बढ़े जिससे, और इंपोर्ट कम हो। तो ये सब हमें करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें कुछ सेटलमेंट करने की ज़रूरत है कि भाई अगर बाहर लेके जा रहे हैं पैसा तो वो क्यों जा रहे हैं, उसका कारण ढूंढा जाए। इसके अलावा जो इसके कुछ नॉर्म्स हैं उनको भी स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं अब क्या क्या कदम उठाए गए इसके लिए। तो पहला है इंक्रीज ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ऑन गोल्ड। गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी की भाई अगर देखा जाए ना तो हम पूरी दुनिया में सेकंड हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड हैं। हमारे यहाँ सोना भाई घर घर में रखा मिलता है। तो जब ये स्थिति है और सोना हम बाहर से मंगा के अपने घरों में रख रहे हैं तो इकोनॉमी में तो वो कोई काम दे नहीं रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारा रुपया तो नीचे ही जाएगा ना। एक ये कि उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी कि बाहर से अगर गोल्ड लेके आ रहा हो बहुत ज़्यादा, कितना, दैट इज़ 15% था, पहले 10.75% था। इसके अलावा इम्पोजिशन ऑफ सेस एंड स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल। अगर आप इनका एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इन पर अलग से एक्साइज ड्यूटी लगा दी है कि भाई हमारी तो पहले पूर्ति हो नहीं रही है, हम बाहर क्यों लेके जाएं। उसके अलावा RBI ने क्या किया, पॉलिसी रेट में हाइक किया है। पॉलिसी रेट का मतलब होता है, जैसे पॉलिसी रेट हमारा जो है वो रेपो रेट होता है। तो रेपो रेट क्या है, मान लो 10%, मान लो 5% से उसने बढ़ा के 10% कर दिया, एग्जाम्पल, इतना तो नहीं करेगा खैर, मान लो 10% कर दिया। तो पॉलिसी रेट अगर 10% कर दिया तो फिर जब रेपो रेट बढ़ाएगी RBI तो बैंक को भी, जो बैंक लोन देंगे किसी को, उसका भी रेट बढ़ेगा, है ना। इंटरेस्ट उनको भी, जो कस्टमर है उनको भी चुकाना पड़ेगा ज़्यादा। तो भाई लोग हतोत्साहित होंगे, नहीं लेंगे लोन। उनको पता है कि भाई 10% जब रेपो ही रेट है तो बैंक जो लेगी 12-13% का इंटरेस्ट लेगी। तो ये समस्या का एक समाधान हो सकता है, इसके लिए इसने काम किया है। उसके बाद क्या बता रखा है कि एडिशनल अरेंजमेंट फॉर इनवॉइसिंग, पेमेंट वगैरह, ये सब भी कुछ कदम उठाए गए हैं, पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। उसके बाद है हायर इंटरेस्ट रेट on fresh foreign currency, non-resident and resident external deposits।
मतलब हायर, बाहर से कोई अगर मान लो NRI है या बाहर का फॉरेनर कोई है और इंडियन, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, इसमें ये बता रखा है कि बाहर से अगर कोई NRI वगैरह है और इंडिया में अगर डिपॉजिट करता है तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो लोग डिपॉजिट ज़्यादा करेंगे, हमारे पास फॉरेक्स आएगा, बस इतनी सी बात है। इसके अलावा जो भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग वगैरह होती हैं, इनमें रिलैक्सेशन दिया गया है कि भाई अगर कोई बाहर से उधार लेना चाहता है तो ले सकता है, और इसमें रिलैक्सेशन है। अब वे फॉरवर्ड में क्या बता रखा होगा, जो भी समस्याएँ थी उन्हीं का समाधान निकालना होगा वे फॉरवर्ड में। चलो देख लेते हैं हम। तो पहला तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होने चाहिए हमारे पास, और एक पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक होना चाहिए, तो जिससे कि हमारी स्थिति सुधर सकेगी। तो पहला बता रखा है कि बूस्टिंग FPI कॉन्फिडेंस, जो भी हमारे यहाँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाए, जितना भी हो सके उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनकी सहायता की जाए, जिससे कि वो यहाँ से पैसा लेके बाहर ना जाएँ। दूसरा है कर्टेलिंग इम्पोज्ड इन्फ्लेशन थ्रू कलेक्टिव एक्शन ऑफ फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि फिजिकल पॉलिसी में सरकार की पॉलिसी जो होती है उसे फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं, और जो RBI पॉलिसी बनाती है वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो इनमें जितना भी कुछ हो सकता है इनको कदम उठाने की ज़रूरत है, चाहे वो पॉलिसी रेट हो, चाहे वो आपका कोई भी मतलब उनका रेट हो, है ना, तो उनमें सब में उनको काम करने की ज़रूरत है। चाहे वो आपका पॉलिसी रेट हो, चाहे वो कोई अदर रेट हो, जहाँ पर भी बैंक या सरकार काम कर सकती है वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। आफ्टर दैट जुडिशियस यूज़ ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, भाई ऐसे फालतू में खर्च नहीं करो कि भाई इंपोर्ट किए जा रहे हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करो कि ज़रूरत जितनी है उतना यूज़ करो। उसके बाद एनकरेजिंग बिग कंपनीज़ टू बिकम पार्ट ऑफ मेजर ग्लोबल इंडिसेस, जब मेजर ग्लोबल इंडिसेस की हमारी कंपनीज पार्ट होंगी तो यहाँ पर क्या है कि ग्लोबल लेवल पर सबको पता चलेगा कि इंडियन कंपनीज इतनी आगे बढ़ रही हैं, इतनी अच्छी कंडीशन है, तो बाहर से इन्वेस्टर देख के अपने आप आएगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। उसके बाद है एक्सपीडाइटिंग इंडियाज़ एंट्री इनटू ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस, भाई ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस हैं उनमें भी इंडिया को अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए, वहाँ पर भी अपना अकाउंट, तो जब वहाँ पर अकाउंट खुलवा लेंगे तो फिर क्या होगा। उसके बाद है एक्सपीडाइटिंग इंडियाज़ एंट्री इनटू ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस, जो ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस होती हैं वहाँ पर भी इंडिया की एंट्री होनी चाहिए, जिससे अगर वहाँ एंट्री हो जाएगी तो इंडियन करेंसी की कंडीशन वहाँ पर दिखाई देगी और इंडिया भी अपनी करेंसी में ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेगा और स्थिति हमारी मजबूत हो सकेगी।